यही हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, सेल जैसे आपने देखा है, निपो, एवरेडी, जीप के जो सेल आते हैं, इस तरह से आपने देखा होगा, ठीक है। इस पर कंपनियों का नाम लिखे होते हैं, किस कंपनी का ये सेल है, इस तरह से सेल होता है। और एक एग्जांपल में हमने बताया भी था आपको कि जैसे एक सेल की अगर टार्च हो तो जितना उससे हम लाइट प्राप्त करते हैं, अगर दो सेल की टार्च है तो उससे ज़्यादा लाइट हम प्राप्त करते हैं, 3 सेल की हो तो और भी ज़्यादा लाइट हम प्राप्त करते हैं, 5-5 सेल तक के टार्च होते हैं जो बहुत ज़्यादा लाइट देते हैं। तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो सेलों को जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर आज हम सीखेंगे कि सेलों को कितने प्रकार से हम जोड़ सकते हैं और किन किन परिस्थितियों में किस प्रकार से सेल को जोड़ना चाहिए। तो दो प्रकार तो हम लोग पहले से जानते हैं, श्रेणी और समांतर, और मिश्रित क्रम में भी हम जोड़ते हैं। ऐसा आपने परिपथ भी देखा था जिसमें समांतर भी है, श्रेणी भी है, तो उसको मिश्रित कहेंगे। तो पहला हम शुरू कर रहे हैं श्रेणी से। श्रेणी क्रम मतलब श्रेणी क्रम में सेलों को किस तरह से हम जोड़ते हैं और उनसे हमें क्या लाभ प्राप्त होता है इन सीरीज। ओके, तो सीरीज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सेल को हम किस तरह से दिखलाते हैं, जैसे ये सेल है तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो पॉजिटिव को एक प्लेट के द्वारा ऐसे दिखला दिया जाता है और निगेटिव को एक छोटे प्लेट के द्वारा दिखलाया जाता है। इसकी आंतरिक जो प्रतिरोध है उसको हम यहाँ पर दिखला देते हैं। तो इस तरह से हम एक सेल को सिंबलाइज करते हैं, प्रतिबिंबित करते हैं। ओके, तो यहाँ हम जैसे मान लीजिए इस तरह से हम जोड़ रहे हैं, ये एक सेल है, फिर एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया, इस तरह से। तो पहले सेल के ऋण प्लेट से दूसरे सेल के धन प्लेट को, दूसरे सेल के ऋण प्लेट से तीसरे सेल के धन प्लेट को हम जोड़ते चले गए। तो यहाँ पर जो क्रम बना हुआ है इसको हम कहते हैं श्रेणी क्रम। और देखा जाता है कि श्रेणी क्रम में ही ये टार्च वगैरह के अंदर ये सेल श्रेणी क्रम में ही होती है। और जब हम स्विच यहाँ ऑन करते हैं तो यहाँ से लाइट आना शुरू हो जाता है। तो टार्च के अंदर जो सेलें होती हैं वह श्रेणी क्रम में होती हैं। इसको चित्रित करने का कोशिश किया जाए तो यह है प्लस, यह है माइनस। ओके, प्लस माइनस है। और इसके बाद ये हो गया आंतरिक प्रतिरोध। फिर एक सेल को हम जोड़ रहे हैं यहाँ पर, इसका ये हो गया आंतरिक प्रतिरोध। फिर एक दूसरे सेल को हम जोड़ रहे हैं, ये हो गया उसका आंतरिक प्रतिरोध। तो सेल के साथ में जो ये प्रतिरोध आप देख रहे हैं, हम R लिख देते हैं। R से पता चल जाता है कि यह आंतरिक प्रतिरोध है। और इस तरह से हम E लिख देंगे, ठीक है। तो इससे ये पता चलेगा ये विद्युत वाहक बल है। और विद्युत वाहक बल की दिशा ऋण से धन प्लेट की ओर होती है। इन सेलों को हम जोड़े हैं श्रेणी क्रम में और फिर इन सेलों को जोड़कर हम इनसे करंट प्राप्त करते हैं परिपथ में। तो ये वो प्रतिरोध है जो करंट इनसे लेगा, आर मान लीजिए इसको। और एक स्विच भी होती है जिससे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, कुंजी कहते हैं इसको, के से डिनोट करते हैं। अब देखिए, जब हम कुंजी को ऑन करेंगे, दबा देंगे, तो धन प्लेट से ही करंट निकलता है, विद्युत धारा धन प्लेट से निकलती है इस तरह से। और इसने भी निकाला है करंट, इसने भी निकाला है, इसने भी निकाला है, तीनों ने मिलकर करंट को निकाला है। और ये सभी करंट मिलकर ये बाह्य प्रतिरोध R में जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमने क्रम बनाया कि ऋण से धन को, ऋण से धन को, इस तरह से जिस क्रम में हमने जोड़ा है, इस क्रम का नाम होता है श्रेणी क्रम। तो अभी इस वक्त जो ये सेलें लगी हुई हैं, ये सेलें श्रेणी क्रम में
लगी हुई हैं। ओके, अब आइए हम देखें कितना करंट हम प्राप्त कर सकते हैं इसके द्वारा। तो यह है ई, यह भी ई है, यह भी ई है। मतलब इस चित्र में ये जो सेलें ली गई हैं, ये सभी सेलें विद्युत वाहक बल के माने में एक समान है, आंतरिक प्रतिरोध के भी माने में एक समान है। और इसी तरह से, वैसे तो 3 दिख रहा है, लेकिन इसी तरह से मान लीजिए कि बहुत सारे सेल्स हों, n संख्या हो, अगर सेल का n संख्या में ये सेल अगर हो, तब क्या होगा, विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो बताया गया है कि विद्युत वाहक बल चाहे विभवांतर जो अदिश राशि है और श्रेणी क्रम में हो तो ये जुड़ जाते हैं। श्रेणी क्रम में अगर विद्युत वाहक बल है तो जुड़ जाता है। तो यहाँ पर 3 सेलें आप देख रहे हैं, लेकिन ऐसे ही अगर हम मान लें कि n सेलें इसमें लगी हुई हैं तो कुल विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा। कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल होगा एन ई। मतलब 3 है तो उसका 3 गुना हो जाएगा, 4 है तो उसका 4 गुना हो जाएगा। और आइए हम निकालें कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो देखिए प्रतिरोधों की अगर हम बात करें तो इसमें धारा जा रही है, इसमें धारा जा रही है, इसमें धारा जा रही है, यानी कि ये प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। क्योंकि देखिए इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा इस प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से जुड़ा है। ये जो क्रम होता है, इस क्रम का नाम होता है श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में अगर n प्रतिरोध हैं तो कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा। कुल आंतरिक प्रतिरोध होगा एन आर। ओके, लेकिन केवल आंतरिक प्रतिरोध ही नहीं है, बाह्य प्रतिरोध भी है। तो बाह्य प्रतिरोध को भी देखा जाए तो ये सब तो श्रेणी में ही लगे हुए हैं, ऊपर नीचे हैं, समांतर मत जानिए। धारा इस तरह से जा रही है, धारा का कहीं बंटवारा नहीं हुआ। जब तक धारा का बंटवारा नहीं होगा समांतर नहीं शुरू होगा। तो धारा कहाँ बट रही है, धारा तो बट नहीं रही है कहीं पर, तो यह भी श्रेणी में ही है। तो यह है कुल आंतरिक प्रतिरोध। लेकिन अगर कुल प्रतिरोध की बात करें, पूरे परिपथ के प्रतिरोध की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एन आर प्लस आर, या आर प्लस एन आर हम लिख सकते हैं। ओके, अब धारा कितनी होगी, कुल धारा। तो धारा के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था, I इज इक्वल टू ई, मैंने कुल विद्युत वाहक बल और बटा कुल प्रतिरोध। ओके, तो ये धारा का सूत्र है, कुल विद्युत वाहक बल और बटा कुल प्रतिरोध। अगर ऐसा हो तो हम वो धारा प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखें, अगर धारा हम प्राप्त करना चाहें यहाँ पर कि टोटल करंट, मतलब टोटल यहाँ पर जो करंट आई मान लें कितनी धारा है, तो I इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर प्लस कैपिटल आर। तो ये धारा के लिए सूत्र हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आंतरिक प्रतिरोध के मान और बाह्य प्रतिरोध के मान, ठीक ना, उनके मान किस प्रकार से हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आंतरिक प्रतिरोध का मान, कोई भी सेल हो, आंतरिक प्रतिरोध का मान कुछ ना कुछ तो होगा ही। लेकिन अगर यहाँ कंपैरिजन करें कि आंतरिक प्रतिरोध का मान अगर बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम है, अगर ये आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम है, तो इसको हम ऐसे दिखलाते हैं, टू लेस देन आर। मतलब यहाँ पर आर का वैल्यू, आंतरिक प्रतिरोध का वैल्यू बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत ही कम है, तो फिर हम एन आर को छोड़ देते हैं। ठीक है, तब क्या हो जाता है हमारा फार्मूला, I इज इक्वल टू एन, इसको तो हमने छोड़ दिया, ई अपॉन आर। आइए हम देखें, केवल एक सेल रहा होता, यहाँ पर केवल एक सेल होता तो कितनी धारा बहती। एक सेल अगर यहाँ पर होता तो केवल एक ये सिंगल ई होता। ओके, आर को नगण्य मानकर हम छोड़ दिए हैं, ये होता आर होता। मतलब
इतनी धारावती E अपान R। अगर केवल एक सिंगल सेल है परिपथ में तो धारा कितनी बहेगी, E अपान R। लेकिन इस परिपथ में कितनी सेलें हैं, n सेलें श्रेणीबद्ध हैं, तो कितनी धारा मिल रही है यहाँ पर, n E अपान R। यानी कि अगर 2 सेल है तो 2 E अपान R, 3 सेल है 3 E अपान R, 4 सेल है 4 E अपान R, मतलब उतना ही गुना हो जा रहा है अधिक। तो हम यहाँ पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जब बाह्य प्रतिरोध की तुलना में आंतरिक प्रतिरोध के मान बहुत ही कम हो, तो अगर हम n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो एक सेल से जितनी धारा मिलती है उस धारा की n गुनी धारा हो जाती है जब हम n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो जोड़ने पर जो धारा हमें प्राप्त होती है वो एक सेल से प्राप्त होने वाली धारा की n गुनी हो जाती है, यानी कि इससे हमको सीधा लाभ मिल रहा है। तो अगर आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत ही कम हो तो हमें सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर हमें धारा लाभ प्राप्त होता है, धारा का लाभ हमें मिल जाता है। अब आइए देखते हैं, जो बाजार में आप सेल देखते हैं निपो, एवरेडी, उसमें प्रतिरोध तो कुछ होता ही है, लेकिन बाह्य प्रतिरोध की तुलना में उनके प्रतिरोध बहुत कम होते हैं। इसलिए टॉर्च में या रेडियो में या कहीं भी उस सेल का आप यूज कर रहे हैं 2 या 2 से अधिक सेल का, तो वे सभी सेलें श्रेणी क्रम में जुड़ी होती हैं। तो टॉर्च में तो स्पष्ट दिखता है, रेडियो वगैरह में बहुत क्लियर नहीं आप समझ पाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जैसे टॉर्च में 2 से अधिक सेल है तो किस क्रम में वो सेल होते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर होगा श्रेणी क्रम में वो सेल जुड़े होते हैं। अब आइए, अब यहाँ पर हम देखें कि अगर आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्यादा हो तब क्या होगा। तो हमारा सूत्र तो यही था NR प्लस R, ये हमारा फार्मूला था। अब मान लीजिए कि आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्यादा है, मतलब छोड़ने के लायक नहीं है, और बाह्य प्रतिरोध का मान बहुत कम है, इसको छोड़ा जा सकता है। तो अगर कंडीशन इस तरह की हो कि NR के तुलना में जो बाह्य प्रतिरोध है इसका मान बहुत कम हो, तो हम बाह्य प्रतिरोध को छोड़ देंगे। जैसे कि NR को हमने छोड़ा था, तो जब हम R को छोड़ देंगे तो R तो यहाँ से हट गया, और यहाँ देखिए सूत्र का सेटिंग ऐसा है कि N से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, E अपान R। अब आइए देखा जाए कि एक सेल से कितनी धारा मिलेगी। अगर आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत ही अधिक है तो एक सेल से कितनी धारा मिलेगी, E, और बाह्य प्रतिरोध को तो छोड़ देना है, लेकिन इसको हम रखेंगे E अपान R। तो एक सेल से धारा मिल रही है E अपान R, और n सेलें हम जोड़ रखे हैं श्रेणी क्रम में, तो इससे भी धारा मिल रही है E अपान R। स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि यदि बाह्य प्रतिरोध की तुलना में आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्यादा है, तो अगर एक सेल से मान लीजिए 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो आप 20 सेल भी श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो 2 ही एम्पियर का करंट आप प्राप्त करेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत ही अधिक हो तो उस स्थिति में एक सेल से जितनी धारा हमें प्राप्त होती है, n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर भी उतनी ही धारा प्राप्त होती है। तो अधिक आंतरिक प्रतिरोध वाले सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर हम कोई लाभ नहीं ले पाते हैं। तो अधिक आंतरिक प्रतिरोध वाले सेलों को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए। ये 2 बातें यहाँ से स्पष्ट हो जाती है। अब आइए हम चलते हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम में देखें कि क्या करने पर हमें लाभ होगा, क्या करने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। तो अगला हमारा कॉम्बिनेशन है सेल का समांतर, पैरेलल। समांतर क्रम में सेलें समांतर क्रम में इन पैरेलल।
तो पैरेलल में कैसे हम जोड़ेंगे? देखिए, जैसे एक सेल है, यहां पर है एक सेल, ओके, एक सेल यहां है, ठीक है, इसका आंतरिक ये प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध R कहेंगे, और इसका विद्युत भाग बल E है। सेम वैसा ही एक सेल है, लेकिन यहां पर है आंतरिक प्रतिरोध सेम है, ये विद्युत भाग बल भी सेम है, सेम सेल है, और यहाँ पर भी आंतरिक प्रतिरोध R है और E है विद्युत भाग बल। यहाँ पर वैसे तो हमने 3 दिखाया है, लेकिन ये मान लीजिए कि n सेलें अगर इस तरह से लेकर हम उनको समांतर क्रम में जोड़ दें, इस तरह से समांतर क्रम में हमने जोड़ा है। समांतर क्रम जोड़ने का तरीका ही ये होता है कि सभी सेलों के धन प्लेट को एक बिंदु से और सबके ऋण प्लेट को किसी दूसरे बिंदु से हम जोड़ देते हैं। यही योग, यही कॉम्बिनेशन समांतर कहलाता है। और यह है बाह्य प्रतिरोध, जिसमें हम धारा भेजना चाहते हैं और यहाँ पर एक कुंजी डाल देंगे ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक। तो चलिए यहाँ से धारा चलेगी, ठीक है, आई धारा चलेगी, यहाँ से भी आई धारा चलेगी, यहाँ से भी आई धारा चलेगी। चूंकि इसमें जितने भी सेलें समांतर क्रम में लगी हुई हैं एक समान है, माने उनका आंतरिक प्रतिरोध भी एक समान है और विद्युत भाग बल भी एक समान है, तो ये जो धाराएं होंगी ये भी एक समान होंगी। लेकिन यहाँ पर आकर, इस बिंदु पर आकर, तीनों धारा किरचॉफ के पहले नियम का पालन करते हुए यहाँ पर जुड़ जाएंगे। जैसे मान लीजिए 2 एम्पियर है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? इसके इधर जब धारा चलेगी तो कितने एम्पियर की चलेगी? 6 एम्पियर हो जाएगा। तो 2 है, तो यहाँ पर 6 एम्पियर की धारा हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह से। अब आइए हम ये प्राप्त करें, धारा का सूत्र यहाँ पर क्या होगा? कुल विद्युत वाहक बल। ये सभी सेलें समांतर हैं और समांतर में बतलाया गया है कि चाहे एक का जो विद्युत वाहक बल होगा वही दूसरे का होगा, वही तीसरे का होगा, वही सबका होगा। समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल कहिए, विभवांतर कहिए, एक समान होता है, वो सबका एक समान विभव होगा। जैसे ये है और ये एक समान है। थोड़ा और यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए ये सेल है, 2 वोल्ट की सेल है, ठीक, ये भी सेल 2 वोल्ट की है, ठीक है, 2 वोल्ट। और वही इनको हम जोड़ रहे हैं समांतर में, तो समांतर में जोड़ेंगे ना, तो इन दोनों को एक बिंदु से जोड़ देंगे, इन दोनों को एक बिंदु से जोड़ देंगे। तो अभी भी ये 2 ही, अभी भी देखा जाए इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर तो 2 ही है, 4 नहीं होगा। ऐसा गलती मत कीजिएगा। अगर इस तरह से ये 2 वोल्ट की है, ये 2 वोल्ट की है, प्लस प्लस को एक बिंदु से जोड़ दिए, माइनस माइनस को एक बिंदु से जोड़ दिए, और यहाँ से आप करंट लेना चाहते हैं, यहाँ से ऐसे, तो यहाँ पर कितना वोल्ट होगा? 2 वोल्ट होगा, 4 वोल्ट नहीं होगा, 2 वोल्ट होगा, क्योंकि ये समांतर है। लेकिन इसी को अगर हम ऐसे जोड़ दें, इस प्रकार से देखिए, ऐसे अगर हम जोड़ देते हैं श्रेणी में, और ये 2 वोल्ट की है, ये 2 वोल्ट की है, और ऐसे जब जोड़ देंगे और यहाँ से तार निकालेंगे, ठीक ना, तो यहाँ पर कितना वोल्ट मिलेगा? 2 और 2 4 वोल्ट यहाँ पर मिलेगा। तो अब जब आप श्रेणी में चलते हैं तो वोल्ट जुड़ जाता है, लेकिन जब आप समांतर में चलते हैं तो वोल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात को आप याद रखेंगे। तो कुल, अगर पूछा जाए कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा, तो कुल विद्युत वाहक बल वही होगा जो एक सेल का है, ओके, ई, ठीक है। कुल प्रतिरोध कितना होगा? आंतरिक प्रतिरोध कुल कितना होगा? तो ठीक है भाई, 1/r, क्योंकि ये तो समांतर में है ना, फिर 1/r, 1/r कहाँ तक चलेंगे? जितनी सेलें हैं n तक चलेंगे, ओके। तो जब मान लीजिए कि अगर एक सेल है तो 1/r हुआ, 2 सेल है तो 2/r हुआ, 3 सेल है तो 3/r हुआ, 4 सेल है तो 4/r हुआ, और n सेल हो तब क्या होगा? n/r होगा, ओके। तो n सेलें हो तो n/r होगा,
और फिर इसका हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, तो R बटा N हो जाएगा। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध यहां पर हो गया R बटा N, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंतरिक प्रतिरोध है उनको तो हमने समांतर में जोड़ा है, लेकिन इसके बाद देखिए तीनों धाराएं यहाँ पर मिल जाती हैं और मिलकर इसमें जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बाह्य प्रतिरोध है वह इनके साथ श्रेणीबद्ध है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो कुल प्रतिरोध की जब हम बात करेंगे, कुल प्रतिरोध बाह्य को भी अगर हम इसमें शामिल करेंगे तो R बटा N तो कुल आंतरिक प्रतिरोध हो गया और ये R हो जाएगा कैपिटल R। तो ये है कुल आंतरिक प्रतिरोध। धारा कैसे निकालते हैं, धारा निकालते हैं कुल विभवांतर में कुल प्रतिरोध से हम भाग दे देते हैं। तो कुल प्रतिरोध तो ये हमें प्राप्त हुआ है, अगर ई में इससे हम भाग दे दें तो फिर हमें धारा प्राप्त हो जाती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेना चाहते हैं, जैसे एन है ये तो आर हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा एन आर, ओके। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर आर प्लस एन कैपिटल आर अपान एन लिख सकते हैं, ओके। अब इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, तो एन चला जाएगा ऊपर, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा एन। अब हमारा ये फार्मूला प्राप्त हो चुका है। इस फार्मूले पर अब हम विचार बनाएंगे कि यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान मतलब एन आर का मान, यदि आर का मान बहुत ही कम हो बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, तो आंतरिक प्रतिरोध के मान यदि बाह्य प्रतिरोध के तुलना में बहुत ही कम है तब क्या होगा, बहुत कम है तो क्या होगा, उस स्थिति में इस आर को हम छोड़ देंगे, क्योंकि इसका मान तो बहुत कम है, आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत कम है, तो आंतरिक प्रतिरोध को छोड़ देंगे। तब होगा I = NE अपान एन आर। ये सूत्र इस प्रकार सेट हो गया कि ऊपर भी एन है नीचे भी एन है, तो एन कट जाएगा तो क्या हो जाएगा I = E अपान आर। तो ये एन सेलें जो समांतर क्रम में जुड़ी हुई हैं उनसे कितनी धारा मिल रही है, E अपान आर। आइए पता लगाएं कि एक सेल से कितनी धारा मिलेगी। तो एक सेल से कितनी धारा मिलेगी, तो विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, हमने छोड़ दिया, तो बाहर वाला प्रतिरोध ये रह जाएगा कैपिटल आर, तो E बटा आर। तो आपने देखा कि एक सेल से E बटा आर ही करंट मिल रहा है, और यदि इसी तरह की अगर n सेलें हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो भी हमें E बटा आर ही करंट प्राप्त हो रहा है। यानी कि यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो जाता है कि यदि आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम हो तो उन सेलों को समांतर क्रम में जोड़कर हम कोई लाभ नहीं ले पाएंगे, इसलिए कम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेलों को समांतर क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए, उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। आइए अब हम इसके उलट बात करें, जैसे बाह्य प्रतिरोध का मान बहुत ज्यादा है, सॉरी तो हो गया, आर का मान बहुत कम और कैपिटल आर का मान बहुत ज्यादा, ये तो हो गया। अब हम मान कर चले कि बाह्य प्रतिरोध का मान बहुत ही कम है आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में। तो अगर ये मान जो है बाह्य प्रतिरोध का आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम हो, या यूं कहें कि आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत बड़ा हो बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, तब क्या होगा। तो आंतरिक प्रतिरोध का मान तो बहुत बड़ा है बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, तो बाह्य प्रतिरोध का मान बहुत कम है, तो इसको हम छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा NE अपान आर। देखिए ये तो छोड़ दिया हमने, इसको तो हमने छोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा NE अपान आर। चलिए एक सेल से देखा जाए कितनी धारा मिलेगी, तो जैसे एक सेल ये है तो E हो गया, और ये तो चूंकि भाई नगण्य है तो इसको हमने छोड़ दिया, लेकिन इसका जो आंतरिक प्रतिरोध ये नगण्य तो है नहीं, बहुत अधिक है, तो इसको हम लेंगे। तो एक सेल से E बटा आर करंट मिल रहा है, लेकिन अगर इसी तरह की n सेलें समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो करंट मिलता है NE अपान आर, यानी कि n गुना हमें करंट ज्यादा मिल रहा है। एक सेल से केवल E बटा आर मिल रहा है, जबकि समांतर क्रम में कई सेट डाल दें, n सेट डाल दें, तो हमें मिलता है NE बटा आर का n गुना,
हम कर सकते हैं। जैसे 2 सेल है तो इसका 2 गुना मिलेगा, 3 सेल है तो इसका 3 गुना मिलेगा, अगर n सेल है तो इसका n गुना मिलेगा। तो यहाँ पर हमको लाभ की प्राप्ति हो रही है। तो यहाँ पर हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत ही अधिक हो तो उन सेलों को समांतर क्रम में जोड़कर हम अधिक से अधिक धारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रहा सेलों का कॉम्बिनेशन। मिश्रित क्रम में भी हम सेल देखेंगे और यह भी देखेंगे कि अगर इनके विद्युत वाहक बल भिन्न भिन्न हो, इनके आंतरिक प्रतिरोध भिन्न भिन्न हो, तो वहां पर जब हम इनको कंबाइन करेंगे, उनका जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो वहां पर किस तरह से धारा हम प्राप्त करेंगे, इन सारे महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा होगी आगे आने वाले क्लास में। टाइम आउट हो चुका है, आज का क्लास यहीं पर हम रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच। के बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा हम SN सिंह लाइव क्लास में कर चुके हैं। यदि आप भी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 96 16 72 78 46 पर अपना नाम व क्लास सेंड करें। SN सिंह लाइव क्लास जूम ऐप पर चल रहा है। मेरा ID 5563633017 तथा पासवर्ड QWERTY @123 है। धन्यवाद।